आज की क्लास में देखिए क्रॉस रेशियो क्या होता है या व्रज अनुपात। अगर हमारे पास एक द्विरेखिक रूपांतरण है, लास्ट क्लास में हमने द्विरेखिक रूपांतरण पढ़ा था और उस पर एक थ्योरम की थी। द्विरेखिक रूपांतरण क्या होता है वापस देख लीजिए एक बार। अगर W बराबर AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, अगर ये वाला फॉर्मेट हो तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विरेखिक रूपांतरण कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास एक द्विरेखिक रूपांतरण है जो Z समतल में तीन बिंदु है Z1, Z2 और Z3, उनको W समतल में W1, W2 और W3 में प्रतिचित्रित करता हो या रिप्रेजेंट करता हो तो उससे हम व्रज अनुपात निम्न प्रकार निकाला जा सकता है। तो देखिए व्रज अनुपात में एक तरफ W के पद है और एक तरफ Z के पद है। ये आपको याद कैसे रहेंगे, देखिए इसमें एक सीक्वेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे W के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे सपोज कीजिए 0 है। ठीक है, तो 0 1 2 3, फिर देखिए 1 को आगे किसका दिए तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद वापस ये क्या आएगा 0, तो 0 यहाँ आ गया। सेम ये का ये यहाँ है, तो यहाँ पे एक बार सपोज कीजिए 0 है, 0 1 2 3 और 1 2 3 और ये 0 यहाँ आ गया। अब इसको याद रखना क्यों ज़रूरी है, ये हमें किस लिए यूज़ आएगा, क्या निकाल सकते हैं हम इससे, क्या किस चीज़ की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, तो वो देखिए यहाँ पे Z के तीन पद है Z1, Z2 और Z3 और W के भी तीन पद है W1, W2 और W3। अगर अभी इसने ऐसे कह दे कोई क्वेश्चन में कि Z1, Z2 और Z3 के ये मान है, W1 और W2 के ये मान है, तो W3 बताइए क्या होगा। तो W3 ज्ञात किया जा सकता है इससे। और यानी किसी एक चीज़ को मिसिंग रख दिया जाए तो उस मिसिंग चीज़ को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन उस समय आपके लिए W और Z में एक रिलेशन होना चाहिए आपके पास। एक तो पर्पज ये हो गया हमारा, एक पर्पज देखिए एक और होता है जो मेन पर्पज है। अगर आपको तीन Z के मान दे दें, Z1, Z2 और Z3 तीनों की वैल्यू दे दी और W1, W2, W3 तीनों की वैल्यू दे दी, तो आप तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कीजिए। तो W और Z में जो रिलेशन था जिसकी हम बात करें द्विरेखिक रूपांतरण, वो द्विरेखिक रूपांतरण आपको मिल जाएगा। तो मेन पर्पज़ ये वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम व्रज अनुपात को काम में लेते हैं कि हम किसी भी तीन पॉइंट निकाल कर उनसे अपन उस द्विरेखिक रूपांतरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। हाँ देखिए, वह द्विरेखिक रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु Z1 बराबर इन्फानाइट, यानी Z1 दे दिया, Z2 दे दिया और Z3 दे दिया, और W1, W2 और W3 दे दिया, यानी Z के तीनों पॉइंट दे दिया, W के तीनों पॉइंट दे दिए और आपसे द्विरेखिक रूपांतरण पूछ लिया कि क्या होगा। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्रज अनुपात का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्रज अनुपात का जो सूत्र होता है उसको अपन एक बार नोट कर लेते हैं। जो क्रॉस रेशियो का जो फॉर्मूला है उसको नोट कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज़ आपको दी हुई है वो डायरेक्ट पुट कर देंगे। बस एक चीज़ का आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर ये साधारण वैल्यू हो तो डायरेक्ट पुट कर दो, लेकिन अगर आपको इन्फानाइट मिल जाए कहीं पे, देखें यहाँ पे Z1 में इन्फानाइट है, यहाँ पे W3 में इन्फानाइट है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से देखिए Z1 में इन्फानाइट है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ Z1 की वैल्यूज़ है उनको अपन कॉमन ले लेंगे। देखिए हर वैल्यू ऊपर भी मिलेगी और वही हर वैल्यू नीचे भी मिलेगी आपको। देखो Z1 ऊपर भी मिलेगा और Z1 नीचे वाली लाइन में भी देखो यहाँ मिल गया। ठीक है, तो जब आप यहाँ ऊपर वाले से भी Z1 को कॉमन ले लो, नीचे वाले से भी ले लो और दोनों से कट कर दो, तो Z1 क्या होगा, इसके बट्टे में आ जाएगा और यहाँ Z1 इसके बट्टे में आ जाएगा। और जब Z1 बट्टे में आ गया और Z1 की वैल्यू इन्फानाइट थी, तो जैसे आप इन्फानाइट रखोगे वो पद 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने डायरेक्ट इन्फानाइट रखा तो इससे तो पूरी कंडीशन इन्फानाइट हो जाएगी और हमें कुछ भी जो कंडीशन हमें दो द्विरेखिक रूपांतरण निकालना था वो ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो इन्फानाइट है उसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे Z अपॉन Z1 -1 और Z2 - Z3, यहाँ Z1 मैंने कॉमन ले लिया। ऐसा यहाँ पे Z1 कॉमन ले लो
Z1 से Z1 का कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप W1 को कॉमन ले लो यहाँ से। अब अगर W1 को अपने यहाँ रखा इन्फानाइट में तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या है, W तो वैसे ही लिखा जाएगा, जहाँ W1, W2 और W3 उनकी वैल्यूज़ रखनी है। तो W1 की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे W3 को लेना था, ठीक है, क्योंकि W3 इन्फानाइट है। एक सेकेंड, पूरा ही कट तो करना पड़ेगा। हाँ देखिए वापस, इसको तो मैंने कट कर दिया, गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ जेड वाले में तो Z1 को कॉमन लेना था और W वाले में W3 को लेना था, और मैंने यहाँ पे W1 को ले लिया था, ठीक है। तो बाकी मैंने सही कर दिया है, W3 को कॉमन ले लिया इस बार, तो ये ऐसा दिखेगा यहाँ पर, और Z1 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा। अब हम वैल्यूज सारी पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, W माइनस W1 देखिए क्या है, ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो रख देंगे। फिर W2 अपॉन W2 की वैल्यू है आयोटा और W3 की वैल्यू है इन्फानाइट। इस वजह से अब इन्फानाइट रखेंगे तो देखो ये ज़ीरो हो जाएगा। और W1 की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा ज़ीरो, और यहाँ पर W2 की वैल्यू है आयोटा, यहाँ इन्फानाइट। ऐसा ही अपन Z1 इनकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ इन्फानाइट रखते क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये माइनस का एक रह जाएगा, यहाँ माइनस का आयोटा इंटू, यहाँ इन्फानाइट रखते क्या रह जाएगा, एक। यहाँ देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक इंटू आयोटा, ये एक रह जाएगा इंटू माइनस के जेड, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ W आयोटा उधर भेज देंगे, आयोटा स्क्वायर बटे जेड, तो ये हो जाएगा W बराबर -1 अपॉन जेड। तो W और जेड में एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को ही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसको हमने किसकी हेल्प से ज्ञात किया, ब्रज अनुपात की हेल्प से ज्ञात कर दिया। अगला पॉइंट देखिए, निश्चर बिंदु। निश्चर बिंदु को हम ये भी कह सकते हैं, हाँ देखिए, निश्चर बिंदु या फिक्स पॉइंट क्या होते हैं। हमारे पास एक द्विरेखिक रूपांतरण है, तो हमारे पास दो तल होते हैं, एक तो जेड तल और एक W तल। तो जेड तल के जो बिंदु हैं उनका अगर प्रतिबिंब बनाएं तो W तल में जो प्रतिबिंब बनेगा तो उनमें कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो जेड में जहाँ बन रहे थे, जेड तल में जहाँ बन रहे थे, एज इट इज़ वहाँ W तल में भी वहीं के वहीं बनते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, ऐसे बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं, निश्चल बिंदु कह देते हैं। सपोज कीजिए कि जेड तल में एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से गुजर रही है, मतलब एक्स एक्सिस बन रही है, ठीक है। और द्विरेखिक रूपांतरण के दौरान वो जो W तल में जाकर बनेगी वो V एक्सिस बन जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हो, हमारे पास दो तल है, एक तो जेड तल और एक W तल। जो पिछले सवालों में आपने देखा होगा, दो तल होते हैं हमारे पास, एक जेड वाला तल और एक W वाला तल। तो जेड वाले तल में जो प्रतिबिंब है वो एक क्षैतिज रेखा बन रही है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस बन रही है, और वही रूपांतरण के दौरान या प्रतिचित्रण के दौरान वहाँ जाकर कैसे बन जाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा बन जाती है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा रहा, दोनों में जो मूल बिंदु वाला पॉइंट है वो देखो वो अपनी जगह पे ही अभी भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा था और अब ऐसे बनाओगे तो भी अपनी जगह पे बन रहा है। अगर ये लाइन इधर खिसक जाती तो मूल बिंदु नहीं आता, लेकिन फिलहाल मूल बिंदु आ रहा है, तो यानी मूल बिंदु क्या हो जाएगा, निश्चर बिंदु हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण दे दिए जा सकते हैं जो यहाँ पे बन रहे थे, एज इट इज़ उसमें भी बनेंगे। तो ऐसे बिंदुओं को क्या कह देते हैं, निश्चल बिंदु, यानी उनका जो जेड और W है वो समान है।
तो W बराबर Z, तो निश्चल बिंदुओं के लिए क्या कर देते हैं, W बराबर Z रख देते हैं। तो अब इस पर एक एग्जांपल देखिए। हाँ देखिए, W बराबर 3Z-4 बटे Z-1। इसके लिए देखो निश्चल बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, निश्चल बिंदु के लिए क्या होता है, W बराबर Z रखते हैं। तो यहाँ Z रख दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आएगा तो माइनस का 4Z, ये इधर आएगा प्लस के 4, Z-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे जो Z की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। समझ गए? अब इसका मतलब क्या हुआ वापस सुन लो, अगर आपको पहले वो एग्जांपल दिया हुआ समझ में नहीं आया तो वो अब समझ लीजिए कि अगर अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं तो एक तो Z तल का डायग्राम बनेगा और एक W तल का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो Z बराबर 2 वाला जो पॉइंट है वही W में भी जो जहाँ 2 है वहीं पे ही बनेगा एज इट इज़। तो इसको हम क्या कहते हैं, निश्चल बिंदु कहते हैं। तो अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दोनों डायग्राम बना के देखें कि कौन से, तो डायग्राम बनाने से हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हम रैंडमली उसको मतलब फ्री हैंड से बनाते हैं, मतलब बिना ग्राफ के बनाते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कौन से बिंदु निश्चल बिंदु है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि W बराबर Z पुट कर दो, क्योंकि जो बिंदु निश्चल बिंदु होंगे उनके लिए W और Z समान होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, W बराबर Z रख देते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें Z की वैल्यू मिल जाती है। तो ये Z बराबर 2 क्या है, निश्चल बिंदु है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि इसे ही निश्चल बिंदु कहते हैं। इसके बाद देखिए, द्विरेखिक रूपांतरण का सामान्य रूप क्या होता है, कि हमारे पास जो W और Z होता है अगर उनको अपन इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकें तो ये जो रूप होगा इसको क्या कहेंगे, सामान्य रूप कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो अल्फ़ा बीटा और जो लैम्डा है ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा दोनों क्या है, निश्चल बिंदु है। और लैम्डा को हमें फाइंड करना पड़ता है, तो वो लैम्डा देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर आपके जो निश्चल बिंदु, देखो यहाँ पे निश्चल बिंदु 2 आते हैं, जैसे अभी पिछले सवाल में भी Z बराबर 2 है, यहाँ पे देखो 2 घात है तो Z बराबर 2 और Z बराबर 2, यानी 2 निश्चल बिंदु आए हैं, मतलब अल्फ़ा बराबर 2 है और बीटा बराबर भी 2 है। तो 2 निश्चल बिंदु आएंगे, एक को अल्फ़ा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। अगर ये दोनों निश्चल बिंदु समान है, अगर दोनों निश्चल बिंदु समान हो तो क्या करना होता है, तब आपको लैम्डा इस प्रकार निकालना होता है C/D प्लस C अल्फ़ा, ठीक है। और ये अभी C और D क्या है, C और D देखो जो हमारा जो रूपांतरण दिया होगा W बराबर AZ प्लस B/CZ प्लस D, यहाँ से आपको C और D फाइंड करने होंगे और यहाँ पुट करके लैम्डा का मान निकालना होगा, और जो लैम्डा का मान आ जाए उसको यहाँ पुट करके और जो अल्फ़ा है वो यहाँ पुट करना होगा, ठीक है। तो इसी के लिए वही एग्जाम्पल जो अभी हमने ले रखा था उसी एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम। अभी जो हमारा सवाल था 3Z-4/Z-1, यहाँ से आप A और C की ABCD की वैल्यूज फाइंड कर लो, ठीक है। A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू क्या है -4, C की वैल्यू क्या है 1 और D की वैल्यू क्या है -1। अब इसके बाद आपको निश्चल बिंदु चाहिए अल्फ़ा और बीटा, दोनों जो कि दोनों के दोनों बराबर है 2 और 2। अब यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लो, तो C की वैल्यू क्या है 1 और अपॉन D की वैल्यू क्या है -1 प्लस C की वैल्यू क्या है 1 और इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 2। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, 2 में से एक और 1 मतलब 1 ही मिल जाएगी आपको वैल्यू। अब क्या करना होगा, जो प्रसामान्य रूप है प्रसामान्य रूप का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, लैम्डा की वैल्यू 1 है, प्लस यहाँ पर Z-2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो,
z-2 + 1 यानी -1/z-2। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या कहलाता है? असामान्य रूप कहलाता है। ये सामान्य रूप है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।